गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं कुलदीप सर केजीआई एनसीईआरटी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11 का ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 3 पृथ्वी की आंतरिक संरचना। इससे पहले बच्चों हम 2 चैप्टर पढ़ चुके हैं, ठीक है, इस बुक के, ठीक है। और अब हम इसके बारे में, इस बुक के जो हमारा 3rd चैप्टर है पृथ्वी की आंतरिक संरचना, इसके बारे में अध्ययन करेंगे बच्चों। इसके अध्ययन के अंतर्गत हमें यह जानने को मिलेगा कि जो हमारी पृथ्वी है वो अंदर से कैसी देखने को मिलती है। साथ में बच्चों ये जो पृथ्वी है ना, इसकी आंतरिक जो संरचना है इसके बारे में हमें कैसे पता चलता है। साथ में बच्चों इसके अंदर हम भूकंप के बारे में पढ़ेंगे, भूकंप के क्या कारण हो सकते हैं और उसका क्या प्रभाव पड़ सकता है, इसके बारे में जानेंगे। और साथ ही बच्चों हम जो पृथ्वी है ना हमारी, उसकी जो आंतरिक संरचना है, ठीक है, जो कि 3 लेयर में बटी है, एक है क्रस्ट, मेंटल, कोर। इन तीनों के बारे में काफी विस्तार से पढ़ेंगे। साथ में बच्चों हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि ज्वालामुखी जो है क्या होता है, साथ में उससे कौन कौन सी स्थलाकृति बनती है बच्चों, इसके बारे में जानेंगे, ठीक है। यानी कि बच्चों जब हम पृथ्वी देखते हैं ना, वो हमें कुछ इस प्रकार की दिखाई देती है। कैसी बच्चों? इस प्रकार की जो पृथ्वी है ना, हमें वो इस प्रकार की दिखाई देती है, ठीक है। अगर हम नॉर्मल देखते हैं पृथ्वी, आप देखोगे तो इस टाइप की दिखेगी, ठीक है आपको। लेकिन बच्चों अब ये जानने की कोशिश करते हैं कि जो पृथ्वी है ना वो अंदर से किस टाइप की होती है बच्चों। बच्चों जो पृथ्वी है ना हमारी, अंदर से तो क्या करती है, अंदर से ना पृथ्वी कई लेयरों में डिवाइड होती है, ठीक है बच्चों। जो पृथ्वी है ना हमारी वो कितनी कई लेयरों में डिवाइड होती है। ये जो पहली वाली बच्चों हमारी क्रस्ट होती है, ठीक। ये जो दूसरी लेयर है ना बच्चों, ये होती है बच्चों हमारी मेंटल। तीसरी बच्चों जो होती है हमारी आउटर कोर, और ये बच्चों क्या होती है, इनर कोर। हिंदी में बात करेंगे बच्चों, ये है भूपर्पटी, ये मेंटल, ये बाहरी कोर, और ये बच्चों आंतरिक कोर, ठीक है। यानी कि बच्चों अब हम ये जानेंगे कि ये पृथ्वी अंदर से कई लेयरों में बटी है, तो इसका हमें पता कैसे चला, ठीक है बच्चों। अब हम इसके बारे में जानेंगे, ठीक है। यानी कि अधिक गहराई के कारण पृथ्वी के अंदर का भाग दिखाई नहीं देता है। यानी कि बच्चों जो पृथ्वी है ना उसके अंदर काफी गहराई है, जिसके कारण जो उसके अंदर का भाग ना हमें पृथ्वी के दिखाई नहीं देता। अगर आप ऐसे देखोगे ना तो आपके जो पृथ्वी का है उसके अंदर क्या क्या देखने को मिलेगा, बिल्कुल नहीं दिखाई देगा। ये तो मैं आपको इमेज के थ्रू दिखाने का प्रयास कर रहा हूं, ठीक है। और वहां सीधे पहुंचना भी संभव नहीं है। यानी कि आप जो पृथ्वी है ना उसके सीधे अंदर जा भी नहीं सकते ना, ठीक है। और साथ में बच्चों इसलिए पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानकारी विभिन्न साधनों से प्राप्त होती है। अब वो साधन कौन से हैं उनके बारे में बच्चों हम पढ़ेंगे, ठीक है, जो हमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में क्या करते हैं बच्चों, जानकारी देते हैं, ठीक है। अब जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना है ना बच्चों, वो 2 साधन है जिसके माध्यम से ना पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है ना उसके बारे में पता चलता है बच्चों। वो पहला जो है वो क्या है, प्रत्यक्ष साधन है, और दूसरा बच्चों क्या है, अप्रत्यक्ष साधन है। कैसा? पहला कैसा है बच्चों, प्रत्यक्ष साधन है, और दूसरा कैसा है, अप्रत्यक्ष साधन है, ठीक है। प्रत्यक्ष साधन के अंदर बच्चों हम देखते हैं खनन, यानी कि जब आप खुदाई करते हो, ड्रिलिंग करते हो, ठीक है, और ज्वालामुखी से निकलने वाला लावा और गैस। यानी कि बच्चों जब ज्वालामुखी जो होता है उसका विस्फोट होता है तो अंदर से, पृथ्वी के अंदर से क्या होता है बच्चों, लावा बाहर आता है, जिसके अंदर लावा के साथ साथ बच्चों जो पृथ्वी के अंदर राख है, धूलकण है और कुछ गैसें उपस्थित हैं, वो भी पृथ्वी तक पहुंचती हैं, जिसके माध्यम से हमें ये पता लगाने में आसानी होती है कि पृथ्वी जो है बच्चों वो अंदर से कैसी है, ठीक है, तथा वो किन पदार्थों से मिलकर बनी है।
इसके बारे में बच्चों हमें जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है बच्चों। फिर जो हमारा है अप्रत्यक्ष साधन, ठीक है, ये कैसे पता करेंगे बच्चों? बच्चों अप्रत्यक्ष जो साधन है ना, इसको दो भागों में तोड़ते हैं। ठीक है, पहला प्राकृतिक साधन और पहला जो हमारा है वो अप्राकृतिक साधन है। ठीक है बच्चों, और जो दूसरा है वो प्राकृतिक साधन है। ठीक है बच्चों, अप्राकृतिक साधन के अंदर हमें कौन कौन से साधन देखने को मिलते हैं? ठीक है, इसके अंदर बच्चों हमें तापमान देखने को मिलता है, दबाव देखने को मिलता है और घनत्व देखने को मिलता है। ठीक है, इसके बारे में बच्चों हम वन बाय वन अध्ययन करते जाएंगे। ठीक है, जो प्राकृतिक कुछ स्रोत हैं वो कौन कौन से बच्चों? वो है उल्का पिंड। यानी कि जब बच्चों उल्का पिंड होता है ना, वो वायुमंडल के द्वारा क्या करता है? पृथ्वी पर पहुंचता है। ठीक है, जिसके जब पृथ्वी पर उसके कुछ पदार्थ या अंश मिलते हैं ना, तो हम ये जान पाते हैं कि जो उल्का पिंड है ना वो किससे बना है। तो हम उससे ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि शायद हमारी जो पृथ्वी है ना, इसके अंदर भी वो पदार्थ देखने को मिलेगा बच्चों। ठीक है, और साथ में ज्वालामुखी। अच्छा, जो प्रत्यक्ष स्रोत है ना वो काफी कम डिटेल हमें देता है। ठीक है, और जो ज्वालामुखी है, ज्वालामुखी से जो लावा आता है, इसके माध्यम से हमें लावा का प्रकार पता चलता है कि लावा क्षारीय है या अम्लीय है। ठीक है बच्चों, और साथ में भूकंपीय गतिविधियां। जो बच्चों भूकंप आता है, जब एक प्लेट दूसरे प्लेट से ना टकराती है, तो उसके क्या होता है बच्चों? ऊर्जा उत्पन्न होती है ना। जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उससे क्या होता है बच्चों? पृथ्वी पर ना कंपन पैदा होता है। ठीक है, पृथ्वी पर क्या होता है बच्चों? कंपन पैदा होती है। ठीक है, और वही बच्चों उसी को क्या कहा जाता है? भूकंप कहा जाता है। और बच्चों जो सबसे सटीक जानकारी हमें प्राप्त होती है ना, वो किससे प्राप्त होती है बच्चों? वो भूकंप विज्ञान से प्राप्त होती है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जो भी सटीक जानकारी है ना बच्चों, वो हमें भूकंपीय गतिविधियों के माध्यम से पता चलती हैं। ठीक है बच्चों, अब हम इनके एक एक करके जो हमारे सोर्स हैं उनके बारे में बच्चों हम जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो बच्चों जो पृथ्वी है, मैंने आपको पहले ही बता दिया, पृथ्वी जो कुछ है ना वो इस टाइप की दिखती है आपको नॉर्मल। ठीक है, लेकिन अंदर से क्या है पृथ्वी बच्चों? वो कुछ इस टाइप की है। ठीक है, तो इस टाइप की जो पृथ्वी है, हमें कैसे पता चला कि पृथ्वी जो है वो ऐसे कई लेयरों में बंटा है? ठीक है, कुछ सोर्स होंगे, कुछ साधन होंगे जिनके माध्यम से बच्चों ये पता चलता है कि पृथ्वी अंदर से किस प्रकार की है। ठीक है, इसके बारे में बच्चों अब हम अध्ययन करेंगे कि हमें कैसे पता चला कि पृथ्वी जो है वो अंदर से कई लेयरों में डिवाइड है। ठीक है, यानी कि बच्चों जो हमारा प्रत्यक्ष स्रोत है ना, प्रत्यक्ष साधन है हमारा, वो क्या कहता है? यानी पृथ्वी की बहुत अधिक गहराई के कारण उसकी आंतरिक संरचना से संबंधित प्रत्यक्ष जानकारी बहुत कम है। यानी कि बच्चों जो पृथ्वी है ना, इसकी गहराई काफी अधिक है। ठीक है, इसकी जो गहराई है ना बच्चों वो काफी अधिक है। ठीक है, जिससे क्या होती है ना बच्चों, इसकी जो प्रत्यक्ष जो जानकारी है ना हमें बहुत कम प्राप्त होती है, और इसके अंदर बच्चों हम जा भी नहीं सकते। ठीक है, इसकी गहराई पता कितनी होती है बच्चों? इसकी गहराई 6371 किलोमीटर होती है बच्चों। ठीक है, ये पृथ्वी के अंदर की गहराई होती है बच्चों। ठीक है, खनन और वेदन द्वारा केवल कुछ किलोमीटर की गहराई तक ही पहुंचा जा सकता है। यानी कि बच्चों जो खनन हम करते हैं, जो खोदा जाता है जमीन को, ठीक है, और जो ड्रिलिंग की जाती है उसके द्वारा हम पृथ्वी के ना कुछ किलोमीटर ही दूरी पर जा पाए हैं। ठीक है बच्चों, ज्यादा दूरी पर हम नहीं जा पाए हैं। ठीक है, अब आप जब खुदाई के द्वारा आप देखोगे ना, हमें क्या मिला है? कोयला मिला है ना, जो बताता है कि पृथ्वी कोयला जो संसाधन है वो सब जगह नहीं प्राप्त होता ना। ठीक है, ये क्या करता है? ये हमें कुछ जानकारी देता है। किसके बारे में बच्चों? पृथ्वी के बारे में जानकारी देता है। ठीक है, फिर पृथ्वी के आंतरिक भाग में गहराई बढ़ने के साथ साथ तापमान भी बढ़ता है। यानी कि बच्चों
जब पृथ्वी के अंदर हम जैसे जैसे अंदर जाते जाएंगे गहराई के साथ, तो उसके साथ साथ ना बच्चों क्या होता है, उसका जो तापमान है वो बढ़ता जाएगा। यहाँ पे मैं एक आपको इमेज के द्वारा दिखाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। ये मान लो पृथ्वी है, ये क्या है, हमारी मेन परत है, सतही परत है जिसपे हम रहते हैं, ठीक है। जैसे जैसे हम पृथ्वी के अंदर जाते जाएंगे ना, जो ये गहराई है ना बच्चों, ये बढ़ने के साथ साथ ना क्या होगा बच्चों, जो तापमान है ना हमारा, यानी कि गहराई, अगर गहराई बढ़ेगी बच्चों तो साथ में क्या होगा, तापमान, तापमान भी बढ़ेगा बच्चों, ठीक है। यानी कि गहराई बढ़ने के साथ साथ बच्चों क्या होगा, तापमान भी बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे हम ये पृथ्वी है इसके अंदर जाते जाएंगे, उसी के साथ साथ बच्चों क्या होगा, तापमान जो है इसका वो बढ़ता जाएगा, ठीक है बच्चों। अब हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि इसलिए यदि किसी यंत्र की सहायता से पृथ्वी के आंतरिक भाग की जानकारी प्राप्त करने का प्रयास किया जाए, तो अधिक तापमान के कारण किसी भी धातु से बना यंत्र पिघल सकता है। यानी कि बच्चों मैंने अभी आपको बताया, जैसे जैसे हम पृथ्वी के अंदर जाते जाएंगे ना, तो हमें क्या मिलेगा, तापमान बढ़ता हुआ नजर आएगा। यानी कि बच्चों 32 मीटर की गहराई पर तापमान पता कितना बढ़ता है आपको, 1 डिग्री सेंटीग्रेड, 1 डिग्री कितना, 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ता है बच्चों, कितना, 32 मीटर की गहराई पर बच्चों, ठीक है। कितना तापमान बढ़ता है, 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ता है, ठीक है बच्चों। अब क्या होता है ना, अब पृथ्वी की जो गहराई है बच्चों वो कितनी है, वो 6371 किलोमीटर है। सोच लो कितना अधिक तापमान हमें देखने को मिलेगा, 2000 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक तापमान देखने को मिलता है बच्चों पृथ्वी के आंतरिक भाग के अंदर, ठीक है। तो अगर हम अंदर जानने की कोशिश करें खुदाई के द्वारा, ठीक है, तो जो औजार है ना बच्चों, जिस औजार से हम खुदाई करके पता करेंगे ना, वो औजार क्या है बच्चों, पिघल सकता है। वो धातु यंत्र जो है ना बच्चों, वो पिघल जाएगा, क्योंकि उसका जो पृथ्वी है ना उसके अंदर का तापमान काफी अधिक है बच्चों, ठीक है। इसके बाद ज्वालामुखी विस्फोट से, जब ज्वालामुखी होती है ना बच्चों, उसका जो विस्फोट होता है बम करके, ठीक है, वो ज्वालामुखी विस्फोट से निकलने वाला लावा और गैस प्रत्यक्ष साधन है। ये क्या है बच्चों, जो ज्वालामुखी है उससे विस्फोट होगा तो उससे क्या निकलेगा, उससे बच्चों लावा निकलेगा, ठीक है, और गैसें भी निकलेंगी। ये क्या करती है बच्चों, ये प्रत्यक्ष साधन है जो कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में बच्चों हमें क्या करती है, जानकारी प्राप्त करती है, ठीक है। लेकिन यह पता लगाना कठिन है कि लावा मैग्मा के रूप में कितनी गहराई पर स्थित है। लेकिन बच्चों ये पृथ्वी पर जो ज्वालामुखी है ये प्रत्यक्ष साधन तो है, लेकिन क्या हम उस लावा को देखकर ये पता लगा सकते हैं कि जो लावा है ना वो पृथ्वी की कितनी गहराई के, कितने किलोमीटर की गहराई पर देखने को मिलेगा? क्या आप इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हो? इस लावे को देखकर अगर आपको पृथ्वी पर मिल जाए, सिंपल सी बात है, आप नहीं प्राप्त कर सकते, ठीक है। कि ये जो लावा है ना वो पृथ्वी की कितनी गहराई जो है ना, पृथ्वी के अंदर कितनी गहराई जो है, कितनी गहराई के अंदर जो लावा है ना बच्चों वो मिल रहा है, आप इसके बारे में जानकारी नहीं प्राप्त कर सकते हो, ठीक है। यानी कि इसलिए पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में हमारी जानकारी कैसी है बच्चों, काफी सीमित है, बहुत ही कम देखने को मिलती है, ठीक है बच्चों। अब बच्चों जो हमारा पृथ्वी की आंतरिक संरचना के जानने के जो साधन थे, ठीक है, इसके अंदर मैंने आपको दो बताए थे, एक प्रत्यक्ष और एक अप्रत्यक्ष। जिसके अंदर बच्चों हमने प्रत्यक्ष जो साधन था उसको काफी अच्छे से पढ़ लिया है, ठीक है, और आशा करता हूं आपको काफी अच्छे से समझ भी आया होगा, ठीक है बच्चों। अब जो हम दूसरा साधन है हमारा वो कौन सा है, वो अप्रत्यक्ष साधन है, यानी कि सोर्स है। उसके अंदर पहला जो सोर्स है वो कैसा है बच्चों, तो कृत्रिम सोर्स है, यानी कि अप्राकृतिक सोर्स भी इसे क्या आप कर सकते हो,
बोल सकते हो बच्चों, यानी कि इस सोर्स को आप क्या बोल सकते हो, अप्राकृतिक सोर्स भी बोल सकते हो, ठीक है। अब पहला क्या है, तापमान। मैंने आपको तापमान की पहले ही ऊपर बताया है अभी थोड़ी देर पहले कि जो तापमान है ना बच्चों, पृथ्वी के अंदर गहराई बढ़ने के साथ साथ क्या होता है बच्चों, तापमान भी बढ़ता जाता है। कितना बढ़ता है, 32 मीटर की गहराई पर ना बच्चों कितना तापमान बढ़ता है, 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ता है बच्चों, ठीक है। यानी कि भूगर्भिक सर्वेक्षण से मिली जानकारी के अनुसार पृथ्वी की सतह से केंद्र की ओर जाने पर प्रत्येक 32 मीटर की गहराई पर ना लगभग तापमान कितना बढ़ता है बच्चों, 1 डिग्री सेंटीग्रेड क्या होता है बच्चों, बढ़ जाता है, ठीक है। और मान लो पृथ्वी की जो गहराई है बच्चों कितनी है, वो है 6371 किलोमीटर बच्चों। ये क्या है, ये पृथ्वी की जो गहराई है वो इतनी है, ठीक है। अब यहां तक अगर 32 पे एक बढ़ रही है, ठीक है, तो इसके अंदर तो काफी तापमान होगा ना। आपको 1 मीटर कितना होता है, इतना मीटर होता है, ठीक है। अब सोच लो इसके अकॉर्डिंग 32 मीटर के अकॉर्डिंग लगा लो तुम। इसके बाद बच्चों यानी इस दर के अनुसार गणना करने पर पृथ्वी का जो आंतरिक भाग का जो तापमान है ना बच्चों, वो 2000 सेंटीग्रेड से क्या है बच्चों, अधिक होना चाहिए। इससे अधिक आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। लेकिन क्या होता है ना बच्चों, कुछ तापमान आपको कम भी देखने को मिलेगा। उसके दो रीजन भी हैं, वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। यानी कि इतने अधिक तापमान पर पृथ्वी के आंतरिक भाग में ना सभी पदार्थ क्या होते हैं, पिघलित हुई अवस्था में क्या होने चाहिए। अगर इतना अधिक तापमान है तो जितने भी पदार्थ के हैं पृथ्वी के अंदर वो कैसी अवस्था में होने चाहिए, पिघलित अवस्था में होने चाहिए। लेकिन जब हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना में पढ़ेंगे ना बच्चों, तो हम ये देखेंगे कि जो पृथ्वी की संरचना है ना, उसके अंदर कोई लेयर ठोस है तो कोई लेयर लिक्विड रूप में देखने को मिलेगी, और कोई जो बच्चों लेयर है ना वो सेमी लिक्विड फॉर्म में देखने को मिलेगी, यानी अर्धद्रव अवस्था में देखने को मिलेगी बच्चों, ठीक है। तो ऐसा क्यों है इसके बारे में बच्चों हम जानेंगे, ठीक है। यानी परंतु वास्तव में क्या होता है ना बच्चों, ऐसा नहीं होता। इसका मतलब क्या है, यानी कि हम मान सकते हैं कि जो कितना तापमान बढ़ रहा है ना, तो पृथ्वी जो अंदर है वो पिघलित अवस्था में ही देखने को मिलेगी। लेकिन बच्चों ऐसा क्या होता है, ऐसा जो है ना वो वास्तव में नहीं है, क्योंकि पृथ्वी के आंतरिक भाग में ना गहराई बढ़ने के साथ साथ क्या होता है बच्चों, दबाव भी बढ़ता जाता है। यानी गहराई बढ़ेगी, साथ में उसके साथ बच्चों क्या बढ़ेगा, उसके साथ बच्चों जो दबाव होता है ना वो भी बढ़ता जाता है। अधिक दबाव के कारण चट्टानों का गलनांक जो होता है ना बच्चों वो बढ़ जाता है। इसलिए चट्टानें ठोस अवस्था में क्या होती है बच्चों, बनी रहती है। यानी कि बच्चों जब पृथ्वी है ना हमारी, जब पृथ्वी है, ठीक है, अब उसकी गहराई के साथ साथ क्या हो रहा है बच्चों, दबाव बढ़ रहा है। दबाव कैसे बढ़ेगा, ठीक है, मैं आपको ये दिखाता हूँ। एक डायग्राम होगा मेरे पास, हाँ। ये बच्चों जो देखो, ये पृथ्वी है, इसकी कुछ लेयरें हैं, ठीक है। लेयर कौन कौन सी है मैंने आपको भी आगे बताऊंगा, ठीक है। ये देखना बच्चों, पृथ्वी की कुछ लेयर है, 4 लेयर आपको दिखाई दे रही होंगी। ये क्रस्ट है, ये मेंटल है, ये आउटर कोर है, और ये इनर कोर है, ठीक है। अब ये देखना जो ये परत है ना, इसका दबाव किस पे पड़ेगा, इस पे पड़ेगा, और इस परत का दबाव किस पे पड़ेगा, इस पे पड़ेगा, ठीक है। यानी कि बच्चों पृथ्वी के अंदर जैसे जैसे हम गहराई पे जाते जाएंगे तापमान के साथ साथ बच्चों क्या होगा ना, दबाव भी बढ़ता जाएगा। इस लेयर का दबाव इस पर पड़ेगा और इस लेयर का दबाव इस पर पड़ेगा। इसी प्रकार बच्चों इसका क्या होगा ना बच्चों, दबाव बढ़ता जाएगा, ठीक है बच्चों। फिर क्या है, जिससे क्या होता है ना बच्चों, जो पृथ्वी के अंदर जो चट्टाने होती हैं उनका गलनांक जो होता है ना बच्चों वो बढ़ जाता है, ठीक है। और इसलिए चट्टाने जो है बच्चों किसमें, वो ठोस अवस्था में क्या होती है बच्चों, बनी रहती है, ठीक है। और प्रत्येक एक पर जो पृथ्वी है ना हमारे, पृथ्वी के केंद्र की ओर जाने पर तापमान बढ़ने की जो दर होती है ना बच्चों,
वो कम होती जाती है। यानी कि जैसे जैसे हम पृथ्वी के अंदर जाते जाएंगे, ठीक है, तापमान तो बढ़ता जाएगा, लेकिन उसकी जो दर है ना वो कम होती जाएगी, ठीक है। तापमान तो नहीं बढ़ेगा, तापमान नहीं रुकेगा बच्चों, ठीक है, लेकिन जो उसकी दर है, जिस दर से ऊपर बढ़ते हुआ आ रहा था, लेकिन वैसे उसकी दर नहीं बढ़ेगी। तापमान तो आपको बढ़ते हुए दिखेगा, लेकिन कम दर से हुए बढ़ता है, कम दर से बढ़ता हुआ दिखेगा बच्चों, ठीक है। इसके बाद बच्चों आप पढ़ते हैं जो हमारा अप्राकृतिक के अंदर जो अप्राकृतिक साधन है, उसके अंदर बच्चों हमारा दूसरा पॉइंट होता है दबाव। दबाव कैसे हमें बताता है कि जो पृथ्वी है ना उसके बारे में कैसे जानकारी देता है, ठीक है बच्चों। यानी कि गहराई बढ़ने के साथ साथ क्या बच्चों, दबाव भी बढ़ता जाता है। इसके कारण पृथ्वी के आंतरिक भाग में चट्टानों का घनत्व और गलनांक भी बढ़ जाता है, जिससे जो होता है क्या होता है बच्चों, पृथ्वी के अंदर जो चट्टानें होती हैं वो ठोस रूप में बनी रहती हैं, ठीक है बच्चों। फिर क्या है घनत्व। अभी जो घनत्व वाला पॉइंट है ना बच्चों, डेंसिटी वाला, इसमें काफी बच्चे जो होते हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं, पता नहीं क्यों ऐसा, लेकिन होता है। अब बच्चों डेंसिटी जो है ना, मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल के द्वारा बताता हूँ। डेंसिटी आप कैसे पता कर सकते हो, ठीक है। आप ना दो सेम साइज के ना बॉक्स लेके आओ, दो सेम साइज के बॉक्स लेके आओ, ठीक है। और जो बॉक्स है ना सेम साइज के लेके आना, ठीक है। और जो सेम साइज के आप बॉक्स लाओगे ना, उसके अंदर एक बॉक्स के अंदर आप प्लास्टिक की वो रखना, बोल रखना, ठीक है। और जो दूसरा बॉक्स है ना उसके अंदर कोष्को की, जो हमारी कोष्को की बोल आती है वो रखना, ठीक है, भारी वाली थोड़ी। जब आप दोनों बॉक्स में बराबर बोल रख देते हो, ठीक है, तब आप जब दोनों बॉक्स को उठाते हो ना तो आपको कौन सा बॉक्स भारी दिखेगा, भारी लगेगा, ये बताओ आप कमेंट करके ये बताओ कि कौन सा जो बॉक्स है ना बच्चों वो आपको भारी लगेगा। सिंपल सी बात है, जो हमारी कोस्को वाली बॉल है वो थोड़ी भारी होती है प्लास्टिक के मुकाबले, तो उसका ना आपको क्या देखने को मिलेगा, उसका बच्चों आपको क्या देखने को मिलेगा, वजन अधिक देखने को मिलेगा प्लास्टिक वाली बोलों के, प्लास्टिक वाली जो बॉल का बॉक्स है उसके मुकाबले, ठीक है, अधिक देखेगा। तो ये क्या है बच्चों, ये हाई डेंसिटी, ठीक है। इसी प्रकार बच्चों यही मतलब इसी को बोलते हैं हिंदी में उच्च घनत्व, ठीक है। ये होता है बच्चों घनत्व। अब आप काफी अच्छे से समझ गए होंगे घनत्व क्या होता है, ठीक है। घनत्व को एक्सप्लेन कैसे किया जाता है, काफी बच्चे इस पॉइंट में कंफ्यूज रहते हैं, ठीक है। यानी कि पृथ्वी के अंदर, पृथ्वी के आंतरिक भाग में अधिक दबाव और भारी पदार्थों की उपस्थिति के कारण घनत्व अधिक पाया जाता है। यानी कि बच्चों पृथ्वी के ना आंतरिक भाग में अधिक दबाव होता है। मैंने आपको बताया जैसे हमारी ऊपर की लेयर है वो क्या करेंगे, नीचे की जो आंतरिक परत है ना उस पर क्या करेंगे, दबाव डालेंगे, ठीक है। और भारी पदार्थ की उपस्थिति, भारी पदार्थ की उपस्थिति के कारण घनत्व अधिक पाया जाता है। अब बच्चों भारी पदार्थ ना, अब आप दो पदार्थ लेना, ठीक है, एक हल्का एक भारी। जो आपकी पानी की बाल्टी होती है ना, ठीक है, उसके अंदर डालना, तो ये देखना कि जो भारी पदार्थ है ना कौन सा पदार्थ सबसे पहले जाता है। जाहिर सी बात है बच्चों जो भारी पदार्थ है ना वो सबसे अंदर मिलेगा देखने को आपको, ठीक है, आंतरिक भाग में। यही बच्चों हमारी पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है उसके अंदर भी यही देखने को मिलता है। मैं अभी आपको ये भी बताऊंगा जो पृथ्वी है ना हमारी आंतरिक संरचना, उसके अंदर कौन कौन सी धातु देखने को मिलती है, ठीक है बच्चों। यानी कि जब भारी पदार्थों की उपस्थिति के कारण इसका क्या होगा बच्चों, घनत्व भी अधिक होगा। जैसे मैंने आपको बोल वाला एग्जांपल दिया, जब आपका बोल जो केस्को वाली है उसका वजन ज्यादा होगा, वो घनत्व उसका ज्यादा होगा मतलब, ठीक है बच्चों। अब जो है न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत के अनुसार बच्चों, जो न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत का जो नियम है ना बच्चों, ये आप साइंस के अंदर पढ़ते हो क्लास 9th और 10th के अंदर, ठीक है। इनके अनुसार क्या है, पृथ्वी का जो औसत घनत्व है ना बच्चों वो कितना है, 5.5
ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर बच्चों आपको देखने को मिलता है। ठीक है, अब ये जो फिर हमारी जो स्लाइड है इसके अंदर एक बार दबाव और घनत्व वाला पॉइंट देखने का प्रयास करते हैं बच्चों। अब ये बताओ, ये जो परतें हैं, ठीक है, ये धीरे धीरे क्या करेंगी, ये परत क्या करेगी, इस पर दबाव बनाने का काम करेगी। ये परत ये कौन सी है, ये बच्चों एक मिनट, ये बच्चों कौन सी परत है, ये भूपर्पटी परत है। ठीक है, ये कौन सी है, ये मेंटल है। और ये बच्चों क्या है, कोर है। कौन सी है बच्चों, आउटर है। और ये वाली कैसी है, इनर है। अब ये बच्चों देखो, जो क्रस्ट है ना आपकी, वो किस पे, मेंटल पे दबाव बनाएगी। अब इसके ऊपर दबाव बनेगा तो ये क्या करेगी, ये आउटर कोर पे दबाव बनाएगी, और ये क्या करेगी, इनर कोर पे दबाव बनाएगी। ठीक है, तो ये वाला जो बच्चों कॉन्सेप्ट होता है वो दबाव वाला। अब घनत्व वाला पढ़ते हैं कि जो भारी कैसे होते जाते। अब जो बच्चों इसका वजन है ना, इसका क्रस्ट का, वो किस पे पड़ेगा, तो सिंपल सी बात है, मेंटल पे पड़ेगा। मेंटल का जो दबाव है वो किस पे पड़ेगा, मेंटल का जो वजन है वो किस पे पड़ेगा, आउटर कोर पे पड़ेगा। और आउटर कोर का जो वजन है वो किससे पड़ेगा, तो सिंपल सी बात है बच्चों, इनर कोर पे आपको देखने को मिलेगा। इस प्रकार जो बच्चों घनत्व और दबाव है ना, ये क्या करते हैं बच्चों, जैसे जैसे पृथ्वी की ना, पृथ्वी की गहराई बढ़ेगी ना, उसके साथ क्या बढ़ेगा, तापमान भी आपको बढ़ता हुआ नजर आएगा, दबाव भी बढ़ता हुआ नजर आएगा, और घनत्व भी आपको बढ़ता हुआ नजर आएगा। ठीक है बच्चों, अब बच्चों हमने जो सोर्स देखे थे उसके अंदर मैंने आपको प्रत्यक्ष बताए थे, अप्रत्यक्ष बताए थे। ठीक है, प्रत्यक्ष स्रोत हमारा पूरा हो गया था, और अप्रत्यक्ष जो सोर्स थे बच्चों, उसके अंदर मैंने आपको दो टाइप के बताए थे, एक अप्राकृतिक और दूसरा बच्चों प्राकृतिक। ठीक है, जो बच्चों अप्राकृतिक वाले सोर्स थे वो बच्चों हमने काफी अच्छे से कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, और बच्चों अब हम क्या करेंगे, अप्राकृतिक जो सोर्स हैं हमारे, उनको हम उनका क्या करेंगे बच्चों, उनका अब हम अध्ययन करेंगे। ठीक है, यानी कि उल्कापात, पहला जो हमारा पॉइंट है उल्कापात, ये क्या है बच्चों, यानी कि अंतरिक्ष से आने वाली उल्काएं जब पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करके पृथ्वी की सतह पर गिरती हैं, तो इनसे तो इन्हें क्या कहा जाता है बच्चों, तो इन्हें बच्चों उल्कापात कहा जाता है। यानी कि जो हमारा ब्रह्मांड है ना बच्चों, इससे क्या होती है, वायुमंडल में आके प्रवेश करेंगी, जो हमारी पृथ्वी की संरचना है ना, पृथ्वी पर पहुंचती है, तो बच्चों इसको क्या कहा जाता है, सिंपल सा बात है, उल्कापात कहा जाता है। ठीक है, ये कैसे हमें जानकारी प्रोवाइड करवाती है पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में, इसके बारे में बच्चों हम बात करेंगे। ठीक है, उल्का पिंड के अध्ययन से उसमें क्या मिलता है, निकेल और लोहे की उपस्थिति की जानकारी मिलती है। यानी कि बच्चों जो उल्का पिंड आता है ना वायुमंडल के द्वारा पृथ्वी की सतह पर, जब उसके पदार्थ जो हमें मिलते हैं ना, उसका जब हम अध्ययन करते हैं ना, तो हमें ये पता चलता है जो उल्का पिंड है ना बच्चों, वो क्या है, निकेल और लोहे की उसके अंदर क्या मिलती है, हमें उपस्थिति देखने को मिलती है बच्चों। ठीक है, क्या देखने को मिलती है, उपस्थिति देखने को मिलती है। ठीक है, जिससे हम ये भी पता लगा सकते हैं कि जो कहीं ना कहीं जो पृथ्वी है ना बच्चों, उसके अंदर क्या हमको देखने को मिलेगा, निकेल और लोहे वो देखने को मिलेगा। इसके ये हमें उल्का पिंड के द्वारा पता चलता है। आप या आप इसको उल्का पिंड बोल सकते हो, या फिर आप उसको उल्कापात भी बोल सकते हो। ठीक है बच्चों, उल्का पिंड भी पृथ्वी की तरह उस सौर परिवार का हिस्सा होता है। यानी कि जो सौर परिवार होता है ना हमारे, जिसके अंदर आप देखोगे हमें 8 ग्रह देखने को मिलते हैं। ठीक है, और साथ में बच्चों हमें कुछ शुद्ध ग्रह देखने को मिलते हैं, बौने ग्रह देखने को मिलते हैं, चंद्रमा देखने को मिलते हैं। ये सब क्या बच्चों, ये सौर ग्रह हैं। ठीक है, ये सौर परिवार होता है हमारा। ठीक है, ये आप जो हमारी 6th
की बुक होती है ना भूगोल की, उसके अंदर आप काफी अच्छे से इनका जो हमारा सौर परिवार होता है ना इसका अध्ययन करते हो। कौन सी क्लास में आप? 6th क्लास के अंदर। ठीक है बच्चों, इसलिए जो पृथ्वी की संरचना है ना वो उल्का पिंडों की संरचना में समानता पाई जाती है। यानी जो पृथ्वी है उसकी संरचना, क्योंकि ये सौर परिवार का ही तो हिस्सा है, पृथ्वी भी हमारे क्या है, सौर परिवार का हिस्सा है। ठीक है, तो जो पृथ्वी, इसलिए क्या होता है, उल्का पिंड की जो संरचना होती है ना वो पृथ्वी की संरचना में क्या होता है, पृथ्वी की संरचना और उल्का पिंड की संरचना दोनों में क्या पाई जाती है बच्चों, समानता पाई जाती है। ठीक है, अब इस आधार पर यह जानकारी मिलती है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में ना निकेल और जो लोहा है हमारा उसकी उपस्थिति होती है। ये कैसे हमें पता चला? ये बच्चों हमें उल्कापात के द्वारा पता चला। उल्कापात क्या है? सौर परिवार का पार्ट है और सौर परिवार के अंदर हमारी पृथ्वी भी देखने को मिलती है। ठीक है, सौर परिवार के अंदर हमारी पृथ्वी देखने को मिलेगी। जब हम ये देखते हैं कि जो पृथ्वी, जो हमारा क्या है, जो हमारा उल्का पिंड है उसके अंदर लोहे और निकल के पदार्थ देखने को मिलते हैं, धातु देखने को मिलती है, तो इससे ये भी अनुमान लगाया गया जो पृथ्वी है हमारी उसकी आंतरिक संरचना के अंदर लोहा और निकल क्या होगी, उसकी उपस्थिति होगी बच्चों। ठीक है, अब पृथ्वी का चुंबकीय गुण इसका प्रमाण है बच्चों। आप जब नेक्स्ट जो हमारा इससे नेक्स्ट हमारा चैप्टर है ना उसके अंदर पृथ्वी के चुंबकीय जो गुण होते हैं ना उसके बारे में पढ़ते हो। ठीक है, जो कि लोह है तो उसके अंदर चुंबकीय गुण तो बनेगा। तो आप एक डायग्राम देखते होगे ना वहां पे ऐसे वाला, ये पृथ्वी है, ये इसका क्या उत्तरी ध्रुव है, ये बच्चों उत्तरी ध्रुव है, और ये क्या है, ये दक्षिणी ध्रुव है। इसको बच्चों इंग्लिश में बोलते हैं नॉर्थ और इसको बोलते हैं साउथ। ठीक है, अब ये वाला चित्र जरूर देखा होगा। ठीक है, हमने ये क्या होता है बच्चों, ये चुंबकीय तरंगे होती हैं। ठीक है, फिर ये बच्चों ज्वालामुखी की क्रियाएं। ठीक है, कौन सी है बच्चों, ज्वालामुखी की क्रियाएं। ये कैसे हमें जानकारी प्रोवाइड कराती है, इनके बारे में बच्चों हम देखने के प्रयास करते हैं। ठीक है, ज्वालामुखी क्रियाओं से यह जानकारी मिलती है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में अधिक तापमान, यानी कि ज्वालामुखी क्रियाओं से यह जानकारी मिलती है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में अधिक तापमान के कारण चट्टानें पिघल कर क्या बनती है, लावा बनती है। ठीक है, जो लावा है बच्चों, ये देखना कुछ लावा है, मैंने इमेज के द्वारा लावा दिखाने की कोशिश करी है बच्चों। ठीक है, ये क्या है, हमारा लावा है। ये लावा आपने ये देखा होगा ना जब आप पढ़ते हो लावा के बारे में, तो आप टाइप्स, लावा के टाइप्स पढ़ते हो। ठीक है, यानी लावा के प्रकार पढ़ते हो, जिसके अंदर लावा किस प्रकार का है, अम्लीय है या क्षारीय है, इसका अध्ययन किया जाता है। साथ में लावा के अंदर आप ये देखते हो ना जो पृथ्वी के अंदर से आता है, इसके अंदर धूल कण मिलेंगे, नाइट्रोजन गैस मिलेगी और कई प्रकार की गैसें देखने को मिलती है, जो कि हमारी क्या करता है, पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है बच्चों उसके बारे में क्या करता है, जानकारी प्रोवाइड करवाता है। ये लावा कैसे बनता है पृथ्वी की आंतरिक संरचना के अंदर, ये बच्चों जो लावा बनता है ना पृथ्वी की आंतरिक संरचना के अंदर वो कुछ इस प्रकार बनता है, जैसे मैंने आपको आगे पहले बताया है। ठीक है, कि पृथ्वी की जो है उसकी गहराई बढ़ने के साथ साथ क्या बच्चों बढ़ता है, उसका तापमान भी बढ़ता है ना। उसका तापमान बढ़ेगा तो बच्चों जब उसका तापमान बढ़ेगा, ठीक है, तो क्या होगा, जो चट्टाने होंगे और पिघलेंगी, और पिघल कर क्या करेंगी बच्चों, वो लावा बनाने का काम करती है। ठीक है बच्चों, इस अधिक तापमान का कारण क्या होता है बच्चों, रेडियोधर्मी पदार्थों का विखंडन होता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे बच्चों भूकंप विज्ञान। जो बच्चों हमारा भूकंप विज्ञान है ना इसके बारे में काफी बच्चों हम विस्तार से पढ़ेंगे, क्योंकि जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना है ना हमारी उसके बारे में ये काफी सटीक जानकारी प्रोवाइड करवाने का काम करती है बच्चों। ठीक है, कौन करता है,
भूकंप विज्ञान करता है, ठीक है। यानी इसके अंतर्गत मुख्य रूप से भूकंपीय तरंगों का अध्ययन किया जाता है। अब काफी बच्चे ये पूछेंगे कि जो सर भूकंपीय तरंगे हैं वो क्या होती हैं, कौन सी तरंगों को भूकंपीय तरंगे कहते हैं, ठीक है। अगर होती हैं तो क्या उसके भी कोई टाइप होते हैं, ठीक है, और वो किस प्रकार अपना वर्क करती हैं, ठीक है। तो बच्चों इसके बारे में ना अभी हम कुछ देर में ही पढ़ेंगे, ठीक है, काफी अच्छे से पढ़ेंगे। ये थोड़ा मैं इसको इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि भूकंप विज्ञान के बारे में हमें जानकारी कैसे प्राप्त होती। जब हम बच्चों भूकंप वाले टॉपिक पे जाएंगे ना तो उसके अंदर हम भूकंपीय तरंगों का काफी विस्तार से अध्ययन करेंगे, ठीक है। और साथ में हम कुछ उन चीजों को भी जानेंगे जिनके कारण भूकंप आता है और साथ में उसका क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे बच्चों, ठीक है। यानी कि इसके अंतर्गत मुख्य रूप से भूकंपीय जो तरंगे है ना बच्चों, भूकंप विज्ञान के अंदर उसका अध्ययन किया जाता है, ठीक है। भूकंपीय तरंगों के भ्रमण पथ, ठीक है, तथा गति के आधार पर निम्नलिखित अनुमान लगाए जाते हैं। यानी जो बच्चों भूकंपीय तरंग होती है ना वो पृथ्वी की जो संरचना होती है ना उसके अंदर गति करती है। और कहीं पर आपने जब जो हमारा भूकंपीय तरंगों का छाया क्षेत्र होता है ना वो देखोगे ना तो कुछ ऐसा पार्ट होता है ना जहां पर ये क्या करती है बच्चों, गति नहीं कर पाती, वो क्या करती है वहां पर अपने मार्ग से ना विचलित होकर तिरछा चली जाती है, ठीक है। यानी भूकंपीय तरंगों का वर्गाकार मार्ग यह दर्शाता है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में सभी स्थानों का घनत्व अलग अलग है। यानी कि बच्चों मैं एक डायग्राम बनाता हूं, ठीक है। ये हमारी क्या है, पृथ्वी है। भूकंपीय तरंगे ऐसे निकली बच्चों, ठीक है, उस ऐसे ना मुड़ जा रही है, ठीक है। ठीक है, अब ये वाला क्षेत्र देखना बच्चों, ये वाला अभी मैं आपको इमेज के द्वारा काफी बढ़िया से बताऊंगा, ठीक है, काफी अच्छे से समझाऊंगा उसको, ठीक है। ये देखना बच्चों, अब ये जो क्षेत्र है ना यहाँ पे देखना आप, जो भूकंपीय तरंगे हैं वो नहीं पहुंच पा रही हैं। तो इसका मतलब क्या है बच्चों, जो पृथ्वी है ना उसके और जो वर्गाकार मार्ग जो तरंगों का होता है यही बच्चों जो उड़ती है ना वो, ठीक है, यही बच्चों भूकंपीय तरंगों का वर्गाकार मार्ग होता है, ठीक है बच्चों। अब क्या होता है ये बच्चों, क्या होता है इसका वर्गाकार जो मार्ग होता है, ठीक है। अब जो पृथ्वी की जब वर्गाकार रूप में ये मुड़ जाती है, अपने रास्ते से भटक जाती है, तो इससे ये अनुमान लगाया गया जो कि पृथ्वी है ना बच्चा हमारी, उसके अंदर जो आंतरिक भाग है ना उसका जो घनत्व है ना वो एक समान नहीं है। इसके द्वारा बच्चों हमें ये पता चलता है, ठीक है। फिर क्या है, भूकंपीय तरंगों का छाया क्षेत्र ये जानकारी देता है कि पृथ्वी का बाहरी क्रोड द्रव अवस्था में स्थित है। बच्चों कोर मैंने आपको दो बताए, एक इनर एक आउटर। जो भूकंपीय तरंगे है ना उसका जो छाया क्षेत्र है बच्चों वो हमें क्या, आउटर कोर, आउटर कोर जो होता है बच्चों उसके बारे में जानकारी प्रदान करती है, ठीक है। यानी कि बाहरी कोर, ठीक है। स्लाइड क्यों नहीं खुल रही यार,
हाँ बच्चों, ठीक है। जो बच्चों हमने ये जाना कि जो भूकंपीय तरंगे होती है वो छाया क्षेत्र कैसे बनाती हैं, ठीक है। यहाँ पे बच्चों हम उनके बारे में जानने की कोशिश करेंगे, कैसे ये अपने मार्ग से भटकती हैं, ठीक है। उसके पीछे क्या कारण है, इनके बारे में बच्चों हम जानेंगे, ठीक है। यानी कि पृथ्वी के अंदर 3 स्थानों पर भूकंपीय तरंगों की गति बहुत अधिक जो होता है उसमें क्या होता है बच्चों, परिवर्तन होता है। इससे यह पता चलता है कि घनत्व के आधार पर पृथ्वी को 3 प्रमुख परतों में बांटा जाता है। यानी कि जो बच्चों ये हमें पृथ्वी जो विज्ञान है ना, ये बच्चों हमें ये बताता है कि घनत्व के आधार पर ना जो पृथ्वी है उसको 3 प्रमुख जो परतें हैं उसमें बांटा जाता है। वो कौन कौन सी है बच्चों, एक तो क्रस्ट है, एक है मेंटल, एक है आउटर कोर और एक इनर कोर, ठीक बच्चों। ये परत है, ठीक है, जो कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में बच्चों क्या करता है, जानकारी प्रोवाइड करवाती है, ठीक है। और ये मैंने आपको डायग्राम पहले ही बना के दिखाया, ठीक है। ये हमारा कौन सा है, ये बच्चों एस वेव यानी सेकेंडरी वेव जो होती है बच्चों उसका डायग्राम है। और ये बच्चों हमारी प्राथमिक तरंग यानी पी वेव, उसका शेडो जोन है यानी छाया क्षेत्र है। और ये एस वेव का छाया क्षेत्र है। इसके बारे में बच्चों आगे बात करेंगे, ठीक है, जहां पे हम इन तरंगों के बारे में पहले पढ़ेंगे, ठीक है, वो कैसे काम करती हैं, ठीक है, कौन कौन सी अवस्था से गुजर सकती हैं, ठीक है। उनके बारे में जानने के बाद हम बच्चों फिर इनके छाया क्षेत्र पे बात करेंगे, ठीक है। अब बच्चों भूकंप जो हमारा दूसरा टॉपिक आता है। अब हमने अभी तक बच्चों हमने ये पढ़ा है कि जो पृथ्वी है उसको जो आंतरिक संरचना है उसके बारे में जानकारी बच्चों हमें किन सोर्स के माध्यम से मिलती है। उन सोर्स को बच्चों हमने काफी अच्छे से बेहतरीन तरीके से मैंने आपको पढ़ाया है, ठीक है बच्चों। अब हम बच्चों दूसरा जो हमारा टॉपिक है भूकंप, ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे बच्चों। भूकंप कैसे आता है, ठीक है, क्या कारण है भूकंप आने के पीछे, और जो भूकंपीय तरंगे होती हैं वो क्या बताती हैं हमें, ठीक है। इसके बारे में बच्चों हम अध्ययन करेंगे अब, ठीक है। यानी भूमि में होने वाला अचानक जो कंपन क्या होता है, भूमि में होने वाले अचानक कंपन को क्या कहते हैं बच्चों, भूकंप कहते हैं। क्या है इसका मतलब, इस पे बात करेंगे बच्चों। यानी कि जो भूकंप है ना, भूमि में जो हमारा क्या होता है अचानक से ना कंपन होता है उसको क्या बोलते हैं, भूकंप कहते हैं, ठीक है। वो कंपन कैसे होगा, क्यों होगा, ये भी तो जानना है ना। मैंने आपको ये तो बता दिया है कि अचानक कंपन होता है तो उसको क्या बोलते हैं, भूकंप कहते हैं। लेकिन क्यों होता है, रीजन तो पता होना चाहिए आपको ना। वो रीजन अभी मैं आपको बताता हूं, ठीक है। पृथ्वी के आंतरिक भाग में अचानक ऊर्जा मुक्त होने के कारण भूकंप आते हैं। यानी कि बच्चों ये एक परत है, ठीक है। और इसके बारे में बच्चों जो अभी मैं बता रहा हूं कुछ परतों के बारे में, ठीक है, अपसारी, अपसारी और बच्चों क्या होता है संरक्षी परत, ठीक है। इनके बारे में बच्चों हम क्या करेंगे बच्चों, नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर है वो इनके बारे में काफी विस्तार से बताने का काम करता है। तो उसके बारे में बच्चों हम इनके बारे में काफी अच्छे से उस चैप्टर में जानने की कोशिश करेंगे बच्चों, ठीक है। एक ये परत है, ठीक है, और एक ये परत है बच्चों, ठीक है। ये दोनों परत क्या कर रही है, मूव कर रही है। तो जब ये बच्चों परत जो होती है आपस में क्या करेंगी, टकराएंगी ना, आपस में दोनों परत क्या करेंगी बच्चों, टकराएंगी, ठीक है। तो जब टकराएंगी तो दोनों जो परत है उसके भीतर से ना कुछ ऊर्जा होगी, वो क्या होगी बच्चों, उत्पन्न होगी, जिसके कारण बच्चों क्या होता है ना, जो भूकंप है वो आते हैं। और उन्हीं के माध्यम से जो ऊर्जा निकलती है ना, उसी के माध्यम से बच्चों हमें पृथ्वी पर क्या होता है बच्चों, कंपन महसूस होता है, ठीक है। चलो एक और एग्जाम्पल देखता हूँ, ठीक है। जब बच्चों हम देखते हैं ना, उसका क्या नाम, ये देखना मेरे दोनों हाथ है, जब मैं दोनों को पास लाता हूँ आपस में जोड़ता हूँ तो कुछ साउंड आती है, ठीक है। आप करके देखना एक बार, ठीक है, और आप मेरे को बताना
जब मैं ये दोनों हाथों को पास लाके ताली बजाता हूं ना, तो इससे क्या होता है ना, कुछ साउंड आती है। जो साउंड आती है ना बच्चों, वो क्या करती है, वो ऊर्जा जो होती है ना, वो निकलने का काम करती है। जिससे जो आपके हाथ है ना, थोड़ा उनमें क्या होगा, झंझनाहट आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो इसी प्रकार बच्चों, जब पृथ्वी के अंदर कोई जो परत है ना, वो आपस में क्या होंगी बच्चों, टकराएंगे, जिसके माध्यम से क्या होगा बच्चों, ऊर्जा जो है ना, वो निकलेगी। और उस ऊर्जा के द्वारा क्या होगा बच्चों, पृथ्वी पर हमें कंपन देखने को मिलेगा। ठीक है, अब बच्चों एक जो पॉइंट आता है ना, वो क्या है, वो बच्चों है फोकस या हाइपोसेंटर, यानी कि अवकेंद्र। फोकस या फिर हाइपोसेंटर, अवकेंद्र, ये बच्चों क्या है, यानी कि ये भूकंप का ना स्थल होता है, ये भूकंप का उद्गम स्थल होता है बच्चों। यानी कि जो अवकेंद्र होता है ना बच्चों, इसको बोलते हैं अवकेंद्र। इसको क्या बोलते हैं बच्चों, इसको बोलते हैं अवकेंद्र। ठीक है, और भूकंप के दौरान इसी क्षेत्र से ऊर्जा मुक्त होती है। यानी कि बच्चों, जो भूकंप होता है ना, उसके लिए क्या होती है बच्चों, ऊर्जा होती है ना, वो इस क्षेत्र से क्या होती है, उत्पन्न होती है। ठीक है बच्चों, अब मैंने आपको दो परत बताई थी। अब ये देखना, एक परत तो कुछ इस टाइप की है और एक परत ये जा रही है, आपस में ये दोनों टकराई। ठीक है, जब ये दोनों परत आपस में टकराई ना, तो क्या हुई, यहां से ऊर्जा निकली, और ऊर्जा कहाँ हुई, ऊपर की तरफ गई, यानी कि पृथ्वी की सतह पर आई। ठीक है, पृथ्वी की अगर सतह पर आई, तो यहाँ पे कंपन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है बच्चों, अब भूकंपीय तरंगे इसी क्षेत्र से निकलती हैं। यानी कि बच्चों, जो ये क्षेत्र मैंने आपको बताया ना, ये वाला, इसी से क्या होता है बच्चों, जो भूकंपीय तरंगे है ना, वो निकलती हैं। ठीक है बच्चों, इसके बाद हम देखने की कोशिश करेंगे कि ये पृथ्वी के आंतरिक भाग में स्थित होता है। यानी कि बच्चों, जो ये तरंगे है ना, ये वाली, ये जहां से तरंगे उत्पन्न होती है, ठीक है, ये कहां से होंगी बच्चों, पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है ना, वहां से उत्पन्न होती है। ठीक है, तो ये जो फोकस होता है बच्चों, ठीक है, इसको मैंने आपको काफी अच्छे से समझाया है। ठीक है, अब हम ये और देखने की कोशिश करेंगे जो कि अधिकेंद्र होता है। यानी कि अपकेंद्र आप उसको बोल सकते हो, या अधिकेंद्र, सॉरी अधिकेंद्र, ये वाले जो पॉइंट है बच्चों, इसके ऊपर बात करेंगे हम। ठीक है, इसके ऊपर बात करेंगे। ठीक है, यानी कि बच्चों, पृथ्वी की सतह पर वह स्थान जहां भूकंपीय तरंगे क्या होती है बच्चों, सबसे पहले पहुंचती हैं। आओ उसी डायग्राम पे चलते हैं। ठीक है, यानी कि बच्चों, ये पृथ्वी है। ठीक है, यहां से क्या हुई, तरंगे निकली, सबसे पहले कहां पहुंची, इस पॉइंट पे, यानी कि बच्चों अधिकेंद्र पॉइंट पे सबसे पहले तरंगे पहुंची। और ये क्या होता है ना बच्चों, फोकस के क्या होता है, लंबवत होता है। क्या होता है बच्चों, फोकस के लंबवत होता है। ठीक है, ठीक है, और भूकंप के कारण सबसे अधिक विनाश इसी क्षेत्र में होता है, या अवकेंद्र के ठीक ऊपर स्थित होता है। यानी कि बच्चों, ये जो बच्चों अवकेंद्र है, इसके ठीक क्या होता है, ऊपर स्थित है, क्या अवकेंद्र, अधिकेंद्र स्थित है। ठीक है, और इसी स्थान पे क्या होता है बच्चों, क्या होता है, सबसे अधिक जो पृथ्वी की आंतरिक जो भाग से ना तरंगे ऊपर की ओर आती हैं ऊर्जा मुक्त होकर, तो बच्चों जब वो अधिकेंद्र पे आती है ना, तो सबसे जो ज्यादा विनाश होता है ना बच्चों, वो इसी क्षेत्र में आपको देखने को मिलता है। ठीक है बच्चों, अब हम पढ़ेंगे सिस्मोलॉजी। ये सिस्मोलॉजी और सिस्मोग्राफ, ठीक है, ये भूकंप विज्ञान के दो शब्द हैं। ठीक है, जो आपको पता होना चाहिए, काफी बार क्वेश्चन पूछ लेता है यहाँ से। ठीक है, यानी जो भूकंप विज्ञान है ना, उसको क्या कहा जाता है बच्चों, उसको सिस्मोलॉजी कहा जाता है। जो भी भूकंप विज्ञान के अंदर आप पढ़ते हो, जो भूकंप विज्ञान के अंदर घटनाएं होती हैं, ठीक है, उसको क्या कहा जाता है बच्चों, उसको सिस्मोलॉजी कहा जाता है। इसके अंतर्गत भूकंप एवं उससे जुड़ी घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। यानी बच्चों, जो सिस्मोलॉजी है ना, इसके अंदर भूकंप और उससे जुड़ी हुई घटनाएं, उनका क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। यानी कि बच्चों, जो भूकंप आया,
तो आप मुझे पढ़ोगे ना तो भूकंप के कुछ प्रकार होते हैं, ठीक है, उसके बारे में अध्ययन करता है, कौन सा था, इसके पीछे क्या कारण है, ठीक है, इनके बारे में क्या होता है बच्चों, सिस्मोलॉजी जो है उसके अंदर अध्ययन किया जाता है बच्चों, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि सिस्मोग्राफ क्या होता है, ठीक है। यह एक यंत्र है बच्चों जिसके द्वारा भूकंपीय तरंगों को रिकॉर्ड या अभिलेखित किया जाता है। यानी कि बच्चों जो सिस्मोग्राफ है ना, इसके माध्यम से क्या किया जाता है बच्चों, इसके माध्यम से ना जो तरंगे आई हैं, तरंगे कहां से आती हैं बच्चों, अब केंद्र से यानी उद्गम क्षेत्र से, और कहां पे देखने को मिलती है, अधि केंद्र पर। तो जो तरंगे है ना वो किस मात्रा में आई, यानी किस तेजी के साथ आई, किस रफ्तार में आई, उसका क्या करा जाता है बच्चों, यहाँ पे उसको रिकॉर्ड किया जाता है, यानी कि उसको अभिलेखित किया जाता है। भूकंपीय तरंगों को जो आप, जिससे आप ना भूकंप जो होता है ना, एक स्केल होता है उससे मापते हैं, उस पर कुछ अंक लिखे होते हैं, ठीक है, जैसे हमारा नॉर्मल स्केल होता है ना, इसी तरह है, ठीक है। जब उस पर कुछ स्केल पर नंबर लिखा होता है ना, वो क्या बताता है, जो भूकंप आया ना उसकी जो मात्रा है तेजी की वो कितनी है, तो ये रिकॉर्ड किया जाता है बच्चों यहाँ पे, ठीक है। अब ये देखेंगे कि भूकंपीय तरंगे, यानी जब बच्चों हम भूकंपीय तरंगों की बात करते हैं ना, ये हमें दो प्रकार की देखने को मिलती हैं। कौन कौन सी, एक बच्चों ये देखने को मिलेगी भूगार्भिक तरंग यानी बॉडी वेव, ठीक है। इसके अंदर बच्चों दो तरंगे देखने को मिलेंगी आपको, पी तरंग और एस तरंग, ठीक है। लेकिन बच्चों जब हम सरफेस तरंग की बात करते हैं यानी धरातलीय तरंगों की बात करते हैं, तो उसके अंदर बच्चों एल तरंग जो होती है वो देखने को मिलती है, और एक रेली तरंग होती है वो भी देखने को मिलती है, ठीक है। एल तरंग को बच्चों क्या बोला जाता है, लव तरंग, जो एल तरंग है ना बच्चों इसको लव तरंग भी बोला जाता है, ठीक है। इसका मतलब ये मत समझ लेना जो धड़कन तुम्हारे अंदर उठती है ना दिल के अंदर प्यार वगैरह के लिए, वो बिल्कुल नहीं है। इसका जो बच्चों लव तरंग है ना, इसका जो नाम पड़ा है वो जो हमारे वैज्ञानिक थे जिन्होंने इनके बारे में बताया था, उनका नाम बच्चों लब था, ठीक है। लब नहीं था, मतलब उसके साथ भी कुछ और शब्द जोड़ते थे, साथ में लब जरूर जुड़ा होता था, तो उनके नाम पे ना इस तरंग का नाम क्या पड़ गया बच्चों, लब तरंग नाम पड़ गया इसका, ठीक है। इनके बारे में बच्चों हम काफी विस्तार से जानेंगे, और ये जो है ना भूकंप विज्ञान के बारे में काफी सटीक जानकारी हमें प्रदान करती है, ठीक है। और साथ में ही जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना है उसके बारे में काफी सटीकता से क्या करती है बच्चों, जानकारी प्रदान करने का काम करती है बच्चों, ठीक है। पी तरंग, जो बच्चों पी तरंग होती है ना, इनको क्या बोलते हैं, इनको प्राथमिक तरंगे भी कहा जाता है। यानी बच्चों पी जो तरंगे होती है ना, इनको क्या कहा जाता है, इनको प्राथमिक तरंगे कहा जाता है, ठीक है बच्चों। ये ठोस, द्रव और गैसीय यानी तीनों माध्यम से क्या करती है बच्चों, गुजर सकती है। यानी कि बच्चों जो हमारी प्राथमिक तरंगे होती है ना, वो क्या होती हैं, वो तीनों माध्यम से गुजर सकती है। तीन माध्यम कौन से, एक ठोस है, एक द्रव है और एक गैसीय है, ठीक है। इनमें तरंग के कण तरंग की दिशा के समानांतर यानी अनुदैर्ध्य तरंग के समान चलते हैं। यानी इनमें जो तरंग के कण होते हैं ना, वो कैसे होते हैं बच्चों, तरंग की दिशा के समानांतर यानी अनुदैर्ध्य तरंग के समान चलते हैं। ये देखो पी वेव बच्चों, ये डायग्राम देखना, ये क्या हो रहा है, तरंग की जो दिशा है ना, देखो तरंग की जो दिशा है उसी में ही क्या चल रहा है ना, यानी कि इनमें तरंगों के जो कण है ना, जो तरंग के कण है वो तरंग की दिशा के समानांतर होते हैं। यानी कि ये दिशा है जो तरंग के कण, इसमें क्या है, समानांतर है। और यहाँ पे देखना काफी कम गैप मिलेगा आपको देखने को मिलेगा, मतलब हाई डेंसिटी, और यहाँ पे देखना अधिक गैप आपको देखने को मिलेगा, इसका मतलब बच्चों होता है लो डेंसिटी, ठीक है। डेंसिटी के बारे में बच्चों मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था और काफी अच्छे से समझाया था, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे ना बच्चे जो डेंसिटी वाला पॉइंट होता है ना हमारा, यहाँ पे
काफी बच्चे गलती कर देते हैं बार बार, ठीक है, क्योंकि वो उसको समझ नहीं पाते अच्छे से। तो इसलिए बच्चों मैंने आपको काफी सिंपल एग्जाम्पल दिया था, उसके माध्यम से आपको डेंसिटी जो बच्चों हमारा घनत्व है ना, उसके बारे में बच्चों मैंने आपको बताया है, ठीक है। अब पी तरंगों का जो व्यवहार होता है वो वैसे कैसा होता है बच्चों, ध्वनि तरंगों की तरह होता है, ठीक है बच्चों। अब जब आप ये देखो ना पी तरंगों का वाला जो मैंने आपको बताया, आप एक स्प्रिंग लोगे ना, उसको ऐसे खींच लोगे, ठीक है, तो जब इसको खींचोगे ना स्प्रिंग को, ठीक है, तो क्या आपको उसी रूप में वो स्प्रिंग है वो दिखेगी? बिल्कुल नहीं दिखेगी। तो कहीं पर तो वो सिकुड़ी हुई इस तरीके की दिखेगी, ठीक है, और कहीं पर उसके जो कहीं पर ना वो स्प्रिंग है उसके भी ज्यादा गैप दिखेगा, कहीं पे कम दिखेगा। ये कैसे होता है बच्चों? ये क्या बताता है? ये डेंसिटी बताता है। जहां पे ज्यादा गैप देखने को मिलेगा वहां लो डेंसिटी, और जहां पर अधिक गैप आपको स्प्रिंग के अंदर देखने को मिलेगा वह हाई डेंसिटी। ये एग्जाम्पल है बच्चों, अगर आप चाहो तो करके देखना एक बार। स्प्रिंग होती है, हमारा जो पेन नहीं आता खटके वाला, उसके अंदर स्प्रिंग होती है, ठीक है, एक बार निकाल के देखना, चेक करके देखना, क्या ऐसा ही होता है? फिर बच्चों हम पढ़ेंगे एस तरंग। बच्चों हमने पी तरंगे तो पढ़ ली, ठीक है, एस तरंग। एस तरंग जो बच्चों इनको क्या बोलते हैं? इनको बच्चों द्वितीयक तरंग बोलते हैं, सेकेंडरी वेव बोलते हैं, ठीक है। जो पी तरंग होती हैं उनको बच्चों क्या बोलते थे? प्राइमरी वेव्स, ठीक है। और जो जो पी तरंगे थी वो तीन माध्यम में गमन कर सकती है, कौन कौन सी? ठोस, लिक्विड यानी द्रव, और गैसीय रूप में, ठीक है। लेकिन बच्चों जो एस तरंगे हैं वो किसमें गमन करती है? वो बच्चों जो गमन करती है ना सिर्फ और सिर्फ ठोस रूप में। इसमें ठोस रूप के अंदर, ठीक है। ये तरंगे क्या होती है बच्चों? अनुप्रस्थ तरंगे कहलाती हैं, क्योंकि तरंग के कण तरंग की दिशा के लंबवत संचरण होते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है देख लेते हैं एक बार। ये देखना बच्चों, ये हमारा क्या है? एस वेव वाला डायग्राम है। अब ये देखना, जो तरंग की जो कण है उसकी दिशा में क्या ये जा रहे हैं तरंगे? नहीं ना, उसके लंबवत जा रही है ना, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे जा रही है ना, बिल्कुल सेम डायरेक्शन में। जैसे आप पी वेव देखते हो सेम डायरेक्शन में जा रही है, क्या ये सेम डायरेक्शन में आपको दिखाई दे रही है? जा तो रही है, लेकिन क्या हो रही है बच्चों? लंबवत रूप में जा रही है, ठीक है। यानी कि लंबवत क्या करती है बच्चों? संचारण करती है, ठीक है। और ये जो बच्चों है वो केवल क्या होती है? ठोस माध्यम में गमन करती है। किसमें? ठोस माध्यम में गमन करती है, यानी कि संचरण करती है। और तरल माध्यम में क्या होता है बच्चों? ये परिवर्तित हो जाती है। इन तरंगों का जो व्यवहार होता है बच्चों वो कैसा होता है? प्रकाश तरंगों की भांति होता है। अब बच्चों मैंने आपको दोनों तरंगे पढ़ा दी, एस तरंग और पी तरंग, ठीक है। अब मेरा क्वेश्चन आपसे बस ये है कि कौन सी तरंग सबसे अधिक गति करती है? बताओ, कौन सी जो तरंग है वो सबसे अधिक गति करती है बच्चों? ठीक है, यहाँ पे जो हमारी पी तरंग है ना बच्चों, पी तरंग जो है इसकी जो बच्चों गति है ना वो क्या होती है बच्चों? अधिक होती है, ठीक है। और जो एस तरंग है बच्चों हमारी, उसकी गति क्या होती है? पी तरंग के मुकाबले बच्चों कम देखने को मिलती है, ठीक है। इसके बाद बच्चों हम चलेंगे हमारी धरातलीय तरंगे। यानी बच्चों जो धरातलीय तरंगे ना ये सबसे ज्यादा क्या होती है? विनाशकारी तरंगे होती है, ठीक है। इन्हीं के द्वारा यही क्या करती है, जब भूकंप आता ना तो यही जो पृथ्वी है इस जो कंपन होती है ना, तो यही जो पृथ्वी पे जो हमारी इमारतें वगैरह बनी होती है ना उनका जो नुकसान होता है ना वो इन तरंगों के माध्यम से होता है।
यानी कि बच्चों पहले पढ़ेंगे लव तरंग। लव तरंग को किस नाम से जाना जाता है? एल वेव, एल तरंग के नाम से लव तरंग को जाना जाता है बच्चों, ठीक है। ये सबसे तेजी से चलने वाली सतही तरंग है, ठीक है। सतही तरंगों की बात कर रहा हूं, ये सबसे तेजी से चलने वाली है, ठीक है। पृथ्वी के अंदर की बात नहीं कर रहा बच्चों। पृथ्वी के अंदर की अगर हम बात करेंगे तो सबसे अधिक तेज चलने वाली कौन सी तरंग है? वो बच्चों पी तरंग है, ठीक है। सतही तरंग जो होती है बच्चों, उसमें सबसे तेज चलने वाली ये तरंग है, ठीक है। और धरातल को ना एक छोर से दूसरे छोर तक क्या करती है बच्चों? कंपित करती है। यानी कि बच्चों ये मान लो यहाँ धरातल है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया? कोई तरंग है, तो ये क्या करेगी ना, ये पूरा पार्ट है, इसको क्या करेगी? कंपित करने, कंपन पैदा करने का काम करेगी बच्चों, ठीक है, ये वाली तरंग, ठीक है। फिर पढ़ेंगे बच्चों रेले तरंगे। क्या पढ़ेंगे? रेले तरंगे पढ़ेंगे, ठीक है। यानी कि यह धरातल पर उसी तरह से घूमती हैं जैसे कोई लहर झील या सागर में घूमती हैं, ठीक है। और भूकंप से होने वाली क्षति और कंपन के लिए ये क्या बच्चों, ये जो तरंगे हैं वो जिम्मेदार होती हैं। अब इनका हम डायग्राम देख लेते हैं कि ये किस देखने को मिलती हैं, ठीक है। जो बच्चों लव तरंग है, ठीक है, वो तरंग की जो प्रसार की दिशा है ना, उसके अंदर सीधे आपको जाने को देखने को मिलेगी। लेकिन बच्चों जो रेली तरंगे हैं, ये आपको सीधे नहीं देखने को मिलेगी। जब आप तालाब या नहर वगैरह देखते हो ना, पानी कैसे जाता है, ठीक है, उसी तरीके से देखना, लहर नुमा ना, कणों की गति की दिशा में जाएंगी लेकिन लहर नुमा जाएंगी, इस टाइप से, ठीक है बच्चों। ये हमारा क्या है? लव तरंग का डायग्राम और रेली तरंग का डायग्राम, ठीक है बच्चों। अब हम पढ़ने वाले हैं सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट, क्या है? भूकंपीय तरंगों का छाया क्षेत्र, यानी कि शैडो जोन के बारे में बच्चों हम जानने वाले हैं, ठीक है। क्या है ये शैडो जोन? और ये हमें पृथ्वी के आंतरिक जो संरचना है उसके बारे में कैसे जानकारी प्रोवाइड करवाती है, ठीक है बच्चों। अब हम बात करते हैं पी वेव्स के बारे में। कौन सी वेव? पी वेव के बारे में बच्चों हम बात करते हैं, ठीक है। ये देखना हमारा क्या, मैंने आपको बताया था अधि केंद्र, अभी आपको ऊपर पढ़ा के आया हूं, ठीक है। अधि केंद्र से बच्चों जब हमारी पी तरंगे चलती है ना, ये मैंने हाथ से बनाया हुआ बिल्कुल ही, ठीक है, ये देखना, ठीक है। अब जो पी वेव थी वो तीन माध्यम में गमन कर सकती थी। कौन कौन सा? अच्छा, ठोस माध्यम में, ठीक है, द्रव यानी लिक्विड माध्यम में, और गैसीय माध्यम में। तीनों माध्यम में जो हमारी पी तरंग थी वो बच्चों गति कर सकती थी। अब ये देखना कि जो पी तरंगे गति करना शुरू हुई, यहाँ तक गई, यहाँ तक गई, यहाँ तक गई, ऐसे वर्गाकार गई, सही है, ठीक है। लेकिन बच्चों यहां से देखना ना, ये पार्ट छूट गया है, और इधर ये भी पार्ट 103 डिग्री से 142 डिग्री तक, इधर भी 103 डिग्री से 142 डिग्री तक पार्ट क्या है? छूट गया है। तो बच्चों जो ये पार्ट छूटा है ना, जहां पर तरंगे क्या हुई बच्चों? प्रवेश नहीं कर पाई, इसी को क्या बोला जाता है बच्चों? शैडो जोन। और ये किस वेव का है बच्चों? ये हमारा पी वेव का है, ठीक है। यानी कि बच्चों ये पी वेव का जो है वो शैडो जोन है, ठीक है। यहाँ पे बच्चों जो पी तरंगे होती हैं वो क्या होती हैं? वो प्रवेश नहीं कर पाती हैं बच्चों, ठीक है। इसी प्रकार बच्चों क्या होता है? एस वेव, यानी लिक्विड आउटर। जो एस वेव है ना बच्चों, वो बस किस में जा सकती है? वो ठोस रूप में गमन कर सकती है, ठीक है। ये एपी सेंटर है, अधि केंद्र, ठीक है। अब जब बच्चों ये आई, देखो ये तरंग यहां से गई, यहां तक गई, यहां तक गई, यहां तक गई, यहां तक जा पाई, और 103 के आगे ये नहीं प्राप्त हुई। क्यों? क्योंकि ये तो सिर्फ एक रूप में गमन कर सकती है ना, सिर्फ, ठीक है, एक ही माध्यम में जा सकती है। और ये वाली जो परत है हमारी पी, ये तीन माध्यम में जा सकती है। तो बच्चों जो
एस तरंग है ना, वो हमें क्या, वो 103 के बाद ना प्राप्त नहीं होती। कैसे? 103 जो हमारा है ना, उसके बाद 103 डिग्री के बाद प्राप्त नहीं होती। अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, अब जो हमारा क्या होता है ना, जो पी वेव है और जो एस वेव है, अब आप मुझे ये देख के बताओ कि किस तरंग का या किस वेव का सबसे अधिक या सबसे बड़ा शेडो जोन देखने को मिलता है, यानी कि छाया क्षेत्र देखने को मिलता है। अब आप ये मुझे बताने का काम करो, ठीक है, एस वेव का तरंग क्षेत्र ज्यादा होगा या पी वेव का, बताओ क्या होगा इसका आंसर। सिंपल सी बात बच्चों ये है कि आप ये देख लो ना, ये वाला पार्ट यहां तक क्या होता है बच्चों, एस तरंगे जो हैं वो प्रवेश नहीं कर पाती बच्चों, ठीक है, यानी कि बच्चों ये क्या होता है, ये एस तरंग का छाया क्षेत्र होता है बच्चों, ठीक है। और जो पी वेव हमारा वो 103 तक मिलती है, और 103 के बाद क्या होता है बच्चों, फिर 142 डिग्री के बाद मिलती है, बीच में जो डिग्री है यहाँ नहीं मिलती है। तो ये बच्चों होता है पी वेव का छाया क्षेत्र, जो कि छोटा होता है एस तरंग की तुलना में। यहाँ पे बच्चों काफी कंफ्यूजिंग करके वो लोग क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि किस वेव का जो छाया क्षेत्र है ना बच्चों वो छोटा होता है, किस किस तरंग का छाया क्षेत्र बड़ा होता है। यहाँ पे इस टाइप का बच्चों वो क्वेश्चन पूछने का काम करते हैं, ठीक है, इसलिए आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। और इसके कारण क्या होता है ना बच्चों, ये जो तरंग है ना, अब मान लो यहां तक नहीं पहुंच पाई, उसका कुछ तो कारण होगा ना बच्चों, वो क्या कारण है, वो अपवर्तन के कारण यानी रिफ्लेक्शन के कारण होता है, ठीक है बच्चों। इसके बाद बच्चों हम पढ़ते हैं पी तरंगों का छाया क्षेत्र। जब आपके बच्चों ये क्वेश्चन आता है ना एग्जाम में, अगर आप डायग्राम बना के आते हो ना तो आपको काफी अच्छे मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। जब आपके अंदर जो क्वेश्चन होता है ना एग्जाम के अंदर, हमारा 5-6 नंबर में लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में आता है, तो आप जो डायग्राम में दे रहा हूँ, ठीक है, ये आप बना के आते हो ना, तो वहां पे ना आपको ना काफी अच्छे मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। ठीक है बच्चों, यानी पी तरंगों का छाया क्षेत्र अधि केंद्र से क्या होता है 103 डिग्री से 142 डिग्री की कोणीय दूरी के बीच पाया जाता है। ये इमेज में देखना 103 से 142, ठीक है बच्चों, पाया जाता है। फिर द्रव अवस्था में स्थित बाहरी क्रोड में प्रवेश करने पर पी तरंगे क्या होती अपवर्तित हो जाती हैं, जिसके कारण छाया क्षेत्र का निर्माण होता है। यानी कि द्रव अवस्था, ठीक है, जो हमारा बच्चों ये वाला कोर में जाते हैं ना, कोर के अंदर आपको दो पार्ट मिलेंगे, आउटर कोर और इनर कोर। जब आप आउटर कोर में जाओगे ना बच्चों, वो कैसा है, वो द्रव रूप में आपको देखने को मिलेगा, यानी कि लिक्विड रूप में देखने को मिलेगा, ठीक है। यानी द्रव अवस्था में स्थित बाहरी क्रोड में प्रवेश करने पर जो पी तरंगे होती है ना बच्चों, वो क्या होती है अपरिवर्तित अपरिवर्तित क्या हो जाती है, जिसके कारण जो छाया क्षेत्र होता है ना बच्चों पी तरंगों का, उनका निर्माण होता है, ठीक है। ये देख लो आप, इसका क्या होता है 142 से 100 बच्चों 42 से 103 से क्या होता है बच्चों, इसका छाया क्षेत्र कितना होता है 142 तक होता है डिग्री, ठीक है। अब हम बच्चों बात करेंगे एस तरंग का छाया क्षेत्र, यानी एस तरंगों का छाया क्षेत्र, इसके बारे में बच्चों हम बात करेंगे, ठीक है। यानी कि एस तरंग जो होती है बच्चों वो द्रवीय यानी बाहरी क्रोड में प्रवेश नहीं करती है। मैंने आपको क्या बताया था बच्चों, जो एस तरंग है ना वो सिर्फ और सिर्फ किसमें, सॉलिड यानी कि ठोस रूप में प्रवेश कर सकती हैं। लेकिन जो हमारा आउटर कोर है यानी बाहरी कोर है, वो कैसा है, वो लिक्विड फॉर्म में यानी द्रव रूप में है, तो उसके अंदर तो ये जा नहीं सकती है, ठीक है। यानी कि एस तरंगे जो होती है वो द्रवीय यानी बाहरी क्रोड में क्या होती है बच्चों प्रवेश नहीं कर पाती हैं।
इसके कारण इनके छाया क्षेत्र क्या बच्चों क्या होता है, निर्माण होता है। एस तरंगों का छाया क्षेत्र होता है जो आदि केंद्र से 103 डिग्री जो 103 डिग्री की जो कोणीय दूरी के बाद क्या होता है बच्चों, पाया जाता है। ये देख लो, ये बच्चों 103 डिग्री है, ये भी 103 डिग्री है। इसके बाद क्या होता है बच्चों, जो एस तरंग है वो नहीं पाया जाता है। अब मैंने बच्चों एस तरंग और पी तरंग आपको दोनों बता दिया, ठीक है। अब इससे आप क्या समझ पा रहे हो ये बताओ, इससे आप ये समझ पा रहे हो पृथ्वी की जो परत है वो कौन सी लिक्विड है, कौन सी सॉलिड रूप में आपको देखने को मिलती है, इसके बारे में आप पी और एस तरंगों से पता लगाते हो। पी और एस जो तरंगे हैं बच्चों वो हमें जानकारी प्रोवाइड करवाती हैं, प्रदान करती हैं कि एस और जो पी वेव है ना ये बताती है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना के अंदर कौन सी परत ठोस रूप में है, कौन सी परत द्रव रूप में आपको देखने को मिलती है बच्चों, ठीक है। अब है भूकंप के प्रमुख कारण। जब बच्चों भूकंप आ रहा है ना तो उसके कुछ कारण तो होंगे, सिंपल सी बात है, बिना कारण तो कोई चीज आती नहीं है पृथ्वी पर। प्राकृतिक कारण पे पहले बच्चों हम बात करेंगे, ठीक है, यानी प्लेट विवर्तन की। पृथ्वी की प्लेटों का आपस में टकराना है, दूर जाना या रगड़ना। अब पृथ्वी की जो आपस में जो परतें हैं वो टकराएंगी कैसे, ठीक है, इस पे बात करते हैं पहले हम। ये पृथ्वी की एक परत है, ये पृथ्वी की दूसरी परत है, दोनों एक ही साइड में आ रही है, तो ये आएंगी, तो ये क्या करेंगे बच्चों, आपस में ना टकराएंगी, टकराएंगी तो इनके बीच जो ऊर्जा है वो निकलेगी। जब ऊर्जा निकलेगी वो कहां पहुंचेगी, वो अधिकेंद्र पे पहुंचेगी। अधिकेंद्र से क्या होगा, पृथ्वी पर कंपन होगा, और पृथ्वी पर कंपन हुआ मतलब भूकंप आया, ठीक है। अब बच्चों हम बात करते हैं जब परतें दूर जाती हैं वो कैसे होता है। अब मान लो ये एक परत है और ये एक परत है, पहले ये दोनों परतें लगी हुई थी आपस में, ठीक है, सोच देखना बच्चों, ये दोनों परतें जो थी वो आपस में ज्वाइन थी। अब ये परत क्या करती है बच्चों, इस साइड गति करती है और इस साइड करती है, यानी दोनों परतें क्या होती है, एक दूसरे के विपरीत जा रही होती हैं। जब एक दूसरे के विपरीत जाएंगी तो यहां से क्या बच्चों निकलेगी, ऊर्जा निकलेगी, और यही ऊर्जा कहां पहुंचेगी, अधिकेंद्र पे पहुंचेगी, और अधिकेंद्र पे पहुंचेगी तो पृथ्वी के अंदर कंपन होगा, फिर इसका मतलब है कि भूकंप आया, ठीक है। अब एक बच्चों यहां बात है कौन सी, हमने ये पढ़ लिया, प्लेटों का टकराना, दूर जाना और रगड़ना। यानी रगड़ना जो होता है ना बच्चों, इसको बोलते हैं संरक्षी सीमा। ये हमारे हमारा नेक्स्ट चैप्टर है ना उसके अंदर काफी अच्छे से इन तीनों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों। अब इसके बारे में भी देख लेते हैं एक बार क्या होता है ये। अब ये एक परत है, ठीक है बच्चों, देखना ध्यान से, एक ये परत है, ठीक है, और एक ये परत है, ये इस साइड जा रही है और एक ये इस साइड जा रही है। अब ये दोनों परतें ना अलग अलग दिशा में जा रही हैं, ठीक है बच्चों, ध्यान से देखना, ये दोनों परतें क्या अलग अलग दिशा में जाएंगी। अब ये परत ऐसे करके जब ऊपर जाएगी और ऐसे करके नीचे जाएगी तो एक दूसरे से क्या करेंगी बच्चों, ये परतें रगड़ेंगी, और रगड़ेंगी तो मैंने आपको सिंपल बताया है, ऊर्जा मुक्त होगी और ऊर्जा मुक्त होकर अधिकेंद्र तक पहुंचेगी जो कि पृथ्वी को कंपित करने का काम करेगी, और इसी की वजह से बच्चों भूकंप आते हैं, ठीक है। ये क्या होता है बच्चों, प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत होता है, ठीक है। इसके बारे में बच्चों हम जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है उसके अंदर काफी अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों। अब क्या है, ज्वालामुखी क्रियाएं।
वोल्केनिक एक्टिविटी, इनके माध्यम से क्या होता है बच्चों, इनके माध्यम से भी भूकंप आता है। ठीक है, इनके बारे में पढ़ते हैं, यानी लावा और गैसों के तीव्र दबाव से धरातल का फटना। यानी कि बच्चों जो लावा होता है ना, कहां से आता है, पृथ्वी के अंदर से आता है। और अभी मैं आपको जो पृथ्वी की परतें पढ़ाऊंगा ना, उसके अंदर ये बताऊंगा जो लावा है ना, वो आपको कहां पे देखने को मिलता है। ठीक है, किस लेयर में देखने को मिलता है ये बताऊंगा। ठीक है, यानी कि बच्चों जो लावा है ना, वो क्या होता है, लावा और गैस, लावा और गैसों के तीव्र दबाव से धरातल का फटना, यानी कि वो तीव्र दबाव पड़ता है, पहले ऐसे ऐसे जाएंगे, जो बाकी परत है ना उनका दबाव पड़ता है, तो उस दबाव से ना वो क्या होता है, तीव्र रूप से फटता है, तो एकदम ना ऊपर पृथ्वी के छेद, पृथ्वी के अंदर छेद करके पृथ्वी की जो सतह होती है ना उस पर आ जाता है, छेद करके क्या आता है, सतह पर आ जाता है। जब एकदम तेजी से आएगा ना तो आवाज तो निकलेगी बम। ठीक है, तो ये क्या करता है, ये भूकंप लाने का बच्चों काम करता है। अब फ्रेंड्स, यानी चट्टानों में तनाव आने से दरारें पड़ना और उनका खिसकना, यानी कि जो बच्चों चट्टानें होती है ना, उन पर आप दबाव डालोगे तो वो चटकने तो लगेंगी ना, यानी वो चटकने लगेंगी या उनका क्या खिसा, उन पर कुछ तनाव पड़ेगा, जिसके कारण बच्चों क्या हो सकता है, भूकंप आता है। ठीक है, ये बच्चों कुछ प्राकृतिक कारण थे, ठीक है, जिनके कारण भूकंप आते हैं। ठीक है, अब हम बच्चों बात करेंगे कि मानव की ऐसी कौन सी गतिविधि है जिसके कारण हमें भूकंप देखने को मिल सकते हैं। यानी कि बच्चों बड़े बांध यानी कि पानी का भारी दबाव और चट्टानों में रिसाव। इसका मतलब क्या है बच्चों, इसका मतलब ये देखना, ये लाइन है, ये मैंने पहाड़ बना दिया है, ठीक है, और ये पहाड़ बना दिया मैंने, एक मिनट गलती हो गई कुछ, ये मैंने लाइन बनाई, ठीक है, एक पहाड़ मैंने ये बना दिया और एक पहाड़ मैंने ये बना दिया, और इसके बीच जो जगह खाली थी ना, मैंने यहाँ पे बच्चों क्या बना दिया, यहाँ पे मैंने क्या बना दिया, बांध बना दिया, ताकि पानी जो ना इसको सुरक्षित रखा जा सके। अब मैंने यहाँ पे बांध तो बना दिया, ये क्या कर रहा है, ये अनावश्यक रूप से ना बच्चों इस पर क्या कर रहा है, दबाव उत्पन्न कर रहा है। ठीक है, अगर ये दबाव उत्पन्न करेगा तो भूकंप आएगा। ठीक है, यानी कि पानी का भारी दबाव और चट्टानों में क्या होता है, अब जो पानी है ना, और पानी का दबाव पड़ेगा, जो हमारे क्या है, पहाड़ है, इनके अंदर जो पानी होगा, लीकेज वाला जो प्रॉब्लम सुनते हो आप, वो रिसाव होगा ना, इससे क्या होगा, इससे बच्चों ये होगा कि जो पृथ्वी है ना उस पर क्या आपको देखने को मिले, भूकंप देखने को मिलेंगे। फिर खनन द्वारा माइनिंग, इससे कैसे निकलेंगे, मिलेगा जो भूकंप आने को, यानी गहरी जो खुदाई है उसके द्वारा, और खदनों की छत ढलान, यानी हम अगर कोई गहरी खुदाई करते हैं तो उससे भी क्या होता है बच्चों ना, भूकंप आ सकता है। ठीक है, फिर है परमाणु या भारी विस्फोट, यानी शक्तिशाली भूमिगत धमाकों, यानी कि जो हमारे परमाणु जब हम करते हैं ना परीक्षण, और गलती से वो विस्फोट हो जाए तो क्या होगा, तो भारी जो उसका जो धमाका होगा ना, उससे भी क्या होगी बच्चों, पृथ्वी जो होती है वो हिलने लगती है। जब आप इसका एग्जाम्पल देखो अच्छा, जब आप एक रूम में हो ना और काफी तेजी से आपने साउंड जो म्यूजिक है ना वो बजा रखा हो, काफी तेजी से साउंड म्यूजिक जब आप बजाते हो ना, तब क्या होता है ना, आपको ये लगता है कि मेरे आसपास की जो जमीन है ना वो हिल रही है। इसी प्रकार बच्चों जब हम भारी जो हमारा परमाणु होता ना, अगर हम उसका परीक्षण करते हैं, गलती से वो विस्फोट हो जाता, तो उसके अंदर से काफी तेज सी आवाज आती है, जिसके कारण जो तो पृथ्वी होती है ना वो हिलने लगती है, कंपन करने लगती है। ठीक है, इसके बाद बच्चों हम देखेंगे कि भूकंप। अब बच्चों जो भूकंप आया है तो उसके कुछ प्रभाव तो होंगे, आपको देखने को मिलेंगे।
तो क्या प्रभाव होंगे बच्चों। अब हम इसके बारे में बात करेंगे कि वो क्या प्रभाव है, ठीक है, जिनके बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है बच्चों, ठीक है। ऐसे कौन से प्रभाव है। अब जब भूकंप आया है, ठीक है, तो उसका कुछ तो प्रभाव पड़ेगा ना पृथ्वी के ऊपर और आपके ऊपर भी। तो क्या प्रभाव है, सिंपल सी बात है, ये आपको रटने की कोई जरूरत नहीं, सिंपल बता दे रहा हूं। जब भूकंप आएगा, सिंपल सी बात है, पृथ्वी हिलेगी, ठीक है। दूसरा जो पॉइंट है वो क्या होगा ना बच्चों, वो पॉइंट दूसरा जो है वो क्या होगा, आप खुद बताओ। जो आपकी इमारतें वगैरह है ना, जो इमारतें आपने बना रखी हैं वो क्या होंगी, टूटेगी, और उनका जो ढांचा बना हुआ है ना इमारतों का, वो ध्वस्त हो जाएगा, ठीक है बच्चों। सुनामी भी आ सकती है, वस्तुएं जो रखी हैं आपकी, जैसे यहाँ पे जो सामान रखा है, अगर भूकंप आया तेजी से, ये गिर भी सकती है ना, यानी कि वस्तुओं का गिरना, ठीक है। फिर क्या होता है, धरातलीय विस्थापन भी होता है, यानी कि कई कई जगह पे आप जब भूकंप आता देखना, जो सड़कें होती हैं वो नीचे धंस जाती हैं। बिहार में काफी ज्यादा फेमस भी हुआ है, ठीक है। वहां पता नहीं यार पुल कैसे बनते हैं कि आराम से गिर जाते हैं यार, पता ही नहीं, ठीक है। फिर भूमि का हिलना, ये उसके कुछ जो भूकंप है ना बच्चों, उसके प्रभाव हैं जो आपको देखने को मिलते हैं। तो बच्चों यहाँ पे हमारा ना जो भूकंप वाला पॉइंट होता है ना, वो कंप्लीट होता है बच्चों, ठीक है। जो हमारा भूकंप वाला पॉइंट होता है वो बच्चों क्या होता है, यहाँ पे कंप्लीट होता है, ठीक है। इसके बाद हम बच्चों अब पढ़ेंगे पृथ्वी जो है हमारी, उसकी 3 संरचनाएं होती हैं, उसके बारे में बच्चों हम जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है, कि वो संरचनाएं कौन सी हैं, ठीक है। और साथ में जो संरचनाएं हैं वो उसके अंदर कौन कौन सी धातु देखने को मिलती है, तथा हम ये भी जानेंगे कि क्या वो संरचनाएं जो हैं वो ठोस हैं, ठीक है, या फिर बच्चों वो ठोस है, या फिर जो लिक्विड रूप में आपको देखने को मिलती है, ठीक है बच्चों। और कौन सी परत जो होती है उनके बीच जो हमारी तरंगे होती हैं वो इधर उधर विचलन करती हैं, ठीक है। जैसे अभी मैंने आपको पी तरंग और एस तरंगों के बारे में बताया, ठीक है। तो किस प्रकार किन कारणों से क्या करती हैं, विचलन करती हैं, उसके बारे में बच्चों हम जानेंगे। साथ में बच्चों हम जो हमारा दुर्लभता मंडल है, जिसके अंदर जो कि ज्वालामुखी और भूकंप के लिए जाना जाता है ये खासकर, ठीक है, इसके बारे में बच्चों हम काफी अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। और जो पढ़ेंगे बच्चों हम, वो हम किस में पढ़ेंगे, वो हमारा इस चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट होगा, ठीक है बच्चों।